बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में साबिक रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनई की आखिरी रसूमात का आगाज हो चुका है और लाखों शहरी अपने शहीद रहनुमा की आखिरी दीदार के लिए सड़कों पर निकल आए और शहर की मरकजी शाहराहें सोगवारों से भरी पड़ी। दारुल हुकूमत में जनाजे का जुलूस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, जिसमें शामिल गाड़ियों के बारे में बताया जा रहा है कि उनमें आयतुल्लाह अली खामनई और उनके अहले खाना के ताबूत रखे गए। ये आखिरी रसूमात मजमूई तौर पे 7 दिन जारी रहेंगी, जबकि तेहरान में 3 रोजा अवामी सोग का आज आखिरी दिन है। उसके बाद ये सिलसिला ईरान के दीगर शहरों और इराक तक भी ले जाया जाएगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक जनाजे की तकरीब में 1 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के है, जो इसे हालिया तारीख के सबसे बड़े अवामी इज्तिमात में शामिल कर सकती है। आयतुल्लाह अली खामनई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा के रोजे में की जाएगी। तेहरान में अदा की जाने वाली नमाज जनाजा में शहीद आयतुल्लाह के 3 बेटे मीसम, मसूद और मुस्तफ़ा खामनई पहली सफ में मौजूद थे, जबकि सदर मसूद पेशकियान, पासदारान इनकलाब के सरबराह अहमद वहीदी और दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। लेकिन नए रहबर आला सैयद मुज्तबा अली खामनई की गैर हाजिरी ने कई सवालात को जन्म दिया है। वो मार्च में अपनी तकर्री के बाद से अवामी सतह पर किसी भी जगह पर दिखाई नहीं दिए, जिससे यह सोच मजबूत हो रही है कि उनकी सेहत या सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं कि वो फिलहाल मंजर-ए-आम पर आए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने जनाजे की रसूमात में शिरकत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर शख्सियात की मौजूदगी को दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती और बाहमी एहतराम की अलामत करार दिया। यह पेशरफ्त एक ऐसे वक्त पे हो रही है जब अमरीका और ईरान में एक नाजुक जगबंदी बरकरार है और मुस्तकिल अमन के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन सूरत हाल बदस्तूर गैर यकीनी का शिकार है और दोनों फरीक दोबारा कार्रवाई की वार्निंग भी दे चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक यह सिर्फ एक रहनुमा की शहादत नहीं, बल्कि एक दौर का इख्तिताम है। नई क़यादत निस्बतन कम उम्र और ज्यादा जारहाना तर्ज अमल की हामिल तस्वुर की जा रही है, जिसने जंग के दौरान भी शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उसके फौरन बाद मुज़ाकरात की राह भी इख्तियार की। माजी में ईरान की पॉलिसी को अक्सर ना जंग ना अमन के जरिए बयान किया जाता रहा, लेकिन अब यह हिकमत अमली तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। गुज़श्ता चंद महीनों में ईरान को अंदरूने मुल्क शदीद मुआशी दबाव, अवामी एहतजाज और बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का सामना रहा, जबकि खित्ते में उसके इत्तेहादी भी कमजोर हुए। शाम में बशारुल असद की हुकूमत खत्म हो गई, लबनान में हिजबुल्लाह को शदीद नुकसान पहुंचा, गजा में हमास को भी भारी जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ा। यमन में हूती बागियों के हमलों के जवाब में अमेरिका, बरतानिया और इजराइल ने कार्रवाइयां की, जिससे ईरान का इलाकाई असर व रसूख महदूद हुआ। इसके बावजूद ईरान अब भी खित्ते में एक अहम ताकत के तौर पर मौजूद है और आबनाए हरमुज पे उसकी गिरफ्त आलमी मईशत के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है। हालिया कशीदगी के दौरान ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया, जिससे खलीजी ममालिक में भी सिक्योरिटी खदशात बढ़े और वो अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी पर मजबूर हुए। अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात के बायस ईरान को महदूद मुद्दत के लिए कुछ पाबंदियों में नरमी मिली, जिसके तहत उसे तेल बरामद करने की इजाजत दे दी गई। ये मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो न सिर्फ ईरान की मईशत को सहारा मिल सकता है, बल्कि हुकूमत को अपनी साख बहाल करने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन जौहरी प्रोग्राम, इलाकाई कशीदगी और बाहमी अदम एतमाद ऐसे अवामिल हैं जो किसी भी वक्त इस अमल को सबूताज कर सकते हैं। कुछ माहिरीन की यह राय है कि नई क़यादत को अवाम के साथ एक नया समाजी मुआहिदा करना होगा ताकि दाखिली इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। यूं इस वक्त ईरान एक ऐसे नए मरहले में दाखिल हो रहा है जिसके असरात न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता की सियासत पर भी मुरत्तब हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया दिफाई तज़कियाकार रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। एडमिरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एडमिरल साहब, सबसे पहले तो इस मंजरनामे पर बात करते हैं कि अभी जब करोड़ों अफराद इस पूरे मंजरनामे के अंदर शरीक हैं, आखिरी रसूमात में 3 रोज़ा तेहरान के अंदर सोग मनाया जा रहा है, 7 रोज़ा मजमूई तौर पे ये तकरीबात हैं। तीनों बेटे जो सैयद आयतुल्लाह अली खामनई के हैं वो तो दिखाई दिए, लेकिन मुज्तबा खामनई जो रहबर आला है मौजूदा, वो दिखाई नहीं दिए। उनकी गैर मौजूदगी जो है ये किस तरफ इशारा करती? जी शुक्रिया यासिर, मुझे प्रोग्राम में लेने का। ये तो वाज़ेह किया है ईरानी अथॉरिटीज़ ने कि उनको हम सामने नहीं लाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी खदशात हैं। वो अगर सामने आ भी जाते हैं और सिक्योरिटी हिसार में रहते हैं तो फिर भी उनकी बेसिकली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी
और फिर वो यहाँ से जहाँ भी जाएंगे तो उसको ट्रैक किया जाएगा, जिस तरह की इजराइल की इनग्रेस रही है ईरान में ह्यूमन इंटेलिजेंस में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस में। तो उसके तहत वो समझते हैं कि मेरा ख्याल है कि चांस नहीं देना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए इजराइल को एक और, कि वो ट्रैकिंग करे और फिर जो नए आयतुल्ला हैं, जो रहबर हैं, उनको निशाना बनाया जाए। ये हसीमत का मामला होगा, एक ज़ाहिरी बात है। ईरानियंस अब नहीं चाहते कि मज़ीद इस तरह की कोई खिफ़्फ़त और हज़ीमत उठाएँ, तो वो बहुत एक्सट्रीम मेजर्स ले रहे हैं उनके लिए। हालाँकि उनका बयान आया था कि उन्होंने अब जाके अपने वालिद का चेहरा देखा है जब जंग ख़त्म हुई है तो ये भी एक तकलीफ़ बात है। ख़बरें ये भी हैं कि वो ज़ख्मी भी हैं और हो सकता है कि कोई जिस्मानी माज़ूरी भी हो उनको। लेकिन बहरहाल अगर वो हयात हैं तो वो मेरा नहीं ख़्याल कि इतनी आसानी से सामने आएँगे, क्योंकि वो एक मुल्क की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का एक सिंबल हैं वो। और अगर उनको दोबारा से कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई उनको गज़ब पहुंचती है इजराइल के हाथों, तो फिर ज़ाहिर बात है कि ईरानियों को बहुत ज़्यादा इसमें नज़ीमत उठानी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है वो इससे बचना चाहते हैं। ठीक, एडमिरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप का आपने बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों को रोते हुए देखा ये जो आखिरी रसूमात के अंदर। तो उन्होंने कहा जी मुझे हैरानी हुई कि लोग इस हद तक वाबस्तगी रखते थे। फिर बाद में उन्होंने थोड़ी देर बाद उन्हें खुद शायद ये एहसास हो गया कि क्या कह दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा जी कि फिर मुझे लगता है कि वो झूठ या झूठे मूठे आंसू होंगे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है ये उनकी लाइलमी का इजहार है या उनकी बेबाकी का इजहार है, या फिर हम ये कहें कि चरब जुबानी का इजहार है? किस चीज का इजहार लगता है? डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि वो बोलते चले जाते हैं और उनको एहसास नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत ही कभी कभी सादा जबान इस्तेमाल करते हैं, कभी तल्ख जबान इस्तेमाल करते हैं। जो नॉर्मली अमेरिका के लीडर्स अगर आप देखें, जो प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं, उनकी जो एलोक्वेंस थी, जो उनकी बोलने की सलाहियत थी, वो बहुत अच्छी होती थी। और ज़्यादातर लोगों का जो इलेक्ट होते थे एज प्रेसिडेंट, उनका क्राइटेरिया भी यही होता था कि वो बोलने में बहुत अच्छे होते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल स्ट्रीट लैंग्वेज की तरह मैं कहूंगा कि बातचीत करते हैं, और उनको कई दफा उस रट में पता नहीं चलता कि वो किधर निकल गए हैं, और फिर वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो मजीद खराब कर देते हैं। ये जो उन्होंने आंसुओं के बारे में बात की, तो ये बेसिकली ये गलत फहमी थी। इससे मतलब अंदाजा ये होता है, जिसके बारे में कयास आराइयां भी लोग कर रहे हैं, कि ये एक इनको गलत फहमी थी इसराइल को और अमेरिका को कि ईरानी अगर इस जनवरी में 2026 में बाहर निकले थे अपनी हुकूमत के खिलाफ, तो वो यकीनन ये चाहते थे कि ये रिजीम चेंज हो जाए। ईरानियों का मैं समझता हूँ जो रद्द अमल है, क्योंकि मैं वहाँ रहा भी हूँ और लोगों से मेरी बातचीत भी होती रहती है, वो जरूर अपनी हुकूमत के खिलाफ कुछ ना कुछ ग्रीवेंस रखते हैं। और ये हर मुल्क में होता है कि अवाम के कोई ना कोई खदशात होते हैं, कोई ज़रूरियात होती हैं जिसके तहत वो अपनी हुकूमत से मुतालबात करते हैं। लेकिन बाकी मुल्कों की तरह ईरान में भी लोग कभी भी किसी बाहर की ताकत से या गैर मुल्की ताकत से मदद नहीं मांगते, उसकी तरफ नहीं देखते। ये अपनी हुकूमत को ये नहीं कहते कि आप अमेरिका से और इजराइल से मामला तय कर लीजिए, उनके साथ कोई मुआहदे कर लीजिए ताकि हमारे मुल्क में आसानी हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने मुतालबात हुकूमत को पेश करते हैं, और हुकूमत भी अगर आप देखें तो बहुत कुशादगी का मुजाहरा करती आई है। मैं 2018 में ईरान से वापस आया था, और फिर 2022 में दोबारा गया, और फिर तीसरी बार मैं अभी अक्टूबर 2025 में गया। और जो 2018 में ईरान मैंने छोड़ा था, 2022 में मैंने उसको मुख्तलिफ पाया, और अभी जो अक्टूबर 2025 है उसमें तो बहुत मुख्तलिफ पाया मैंने। तो सर क्या इन 7 सालों में क्या तब्दीली, बतदरीज दर्जा बदर्जा तब्दीली क्या आती रही? सोशली ईरान में बहुत लिबर्टी आ गई। ये सोशल लिबर्टी हुकूमत ने बहुत दी है ईरान में। जब मैं 2015 से 18 वहां पे था मुकीम, तो मैं सोच नहीं सकता था कि किसी खातून के सर पे रोसरी ना हो, यानी कि वो दुपट्टा ना हो, उनके बाल जो हैं वो कहीं से नजर आ रहे हों, और उन्होंने पूरा लिबास पहना हुआ, ऊपर एक गाउन पहना हुआ जिसको वो मानतू कहते हैं। मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा हो। 2022 में जब गया तो वो जो रोसरी थी और वो जो दुपट्टा था वो थोड़ा सा पीछे से रख गया, बाल नजर आने लगे, और जो मानतू थे वो खुल गए।
और अब 2025 में बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेस में मैंने खवातीन को देखा और बिल्कुल आज़ादाना मैंने उनको घूमते फिरते देखा, लड़कों के साथ, अपने जो कुलीग्स हैं उनके साथ मौसम तरीके से, लेकिन बहुत ही सर पे दुपट्टा नहीं और ड्रेस में बहुत तब्दीली। तो हुकूमत ने भी बहुत सोशल लिबर्टी दी है। ये मुतालबात थे ईरानी अवाम के, खवातीन के हुकूमत से, और जो हुकूमत ने सुने और उन पे हमारी जाहिर की। तो इसका मतलब कि हुकूमत भी लिबर्टी दे रही है। तो ये सोचना कि जी वहां की हुकूमत बड़ी जालिम है और उसने बहुत दबा के रखा हुआ है और हम तो जैसे ही कॉल देंगे तो लोग बाहर आ जाएंगे, ये गलत फहमी थी जिसका मेरा ख्याल है कि इजहार इस दफा भी ट्रम्प साहब ने किया है। तो सर, अभी इन तकरीबात के अंदर मर्ग बर इजराइल और मर्ग बर अमेरिका के नारे तो रिवायती तौर पे लगे, लेकिन जो उसके साथ साथ ये पोस्टर्स उठाए गए कि रहबर आला की शहादत का जवाब लिया जाएगा। फिर इस तरह के बयानात सामने आए कि दुश्मन जो है वो तबई मौत नहीं मरेगा। तो क्या हम इसे मौके की मुनासबत से दिए गए बयानात देखें या फिर हम ये देखें कि हीट ऑफ द मोमेंट कुछ कदम ऐसे उठाए जा सकते हैं जो हालात तब्दील कर दें? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मौके की मुनासबत से बयानात हैं, लोगों के जज्बात हैं। आपने देखा जम्मे गफ़ीर था और उस जम्मे गफ़ीर को कंट्रोल करना, उसमें कोई स्टैम्पीड ना होना, ये भी एक क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन उस जम्मे गफ़ीर के जो जज्बात हैं, ज़ाहिर बात है उनको भी चैनलाइज करना है, वरना लोग बिफर जाएंगे। और जो कामयाबी अभी तक ईरान ने हासिल की है मैदान जंग में और टेबल पे, तो मैं समझता हूं कि उसको ईरानी हुकूमत कभी भी नहीं खोना चाहेगी या लीडरशिप कभी भी नहीं खोना चाहेगी। इतने नुकसानात के बावजूद जो उन्होंने उठाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, इंसानी जानों की सूरत में, बच्चों की सूरत में, एक इकोनॉमी की सूरत में, तो मैं समझता हूं कि वो उनको बहुत एहतियात से लेके चलेंगे, अपने स्ट्रैटेजी को बहुत एहतियात के साथ अप्लाई करेंगे। और इस किस्म के बयानात ये पहले भी होते थे, अब उनमें मजीद सख्ती आ गई है। और देखें, ये जो बयानात होते हैं ये बेसिकली गाइड करते हैं उनको एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में और इस स्ट्रैटेजी को लेके चलने में कि हमारा असल मकसद क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमने पहुंचना है। तो अगर आप गौर करें कि उनके ये बयानात और जो उनकी ग्राउंड पे उनकी स्ट्रैटेजी है या टैक्टिक्स हैं वो, और जो उनकी मेज पे बातचीत है, ये तीनों आपको अलाइन नजर आते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि जी मर्ग बर अमेरिका या मर्ग बर इजराइल या हम सुप्रीम लीडर की मौत का, शहादत का बदला लेंगे, तो उन्होंने अपने किसी मुतालबे से वो पीछे नहीं हटे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने अभी भी कंट्रोल किया हुआ है और उनकी पूरी कोशिश है कि तमाम जहाज उनके इलाके से गुजरे ताकि वो उनको कंट्रोल करें। जो सदर्न पार्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, उसको वो नहीं चाहते कि कोई जहाज यूज करे। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और ये देखें, डिराइव उसी बयानात से हो रहा है कि उन्होंने दुश्मन को तंग करके रखना है और उसको इस हद तक तंग करना है कि वो घुटने टेक दे, यहां से चला जाए, कोई एग्रीमेंट ऐसा कर ले जो कि ईरान के हक में हो। तो ये सब चीजें मेरा ख्याल है कि बड़ी सिंक्रोनाइज तरीके से वो लेके चल रहे हैं। तो सर, आप समझते हैं कि वो अरब ममालिक के अंदर भी उनके डेलीगेशन जाके ये ऐलान करें और उनको बावर करवाएं कि ये कंट्रोल हमारे पास ही रहेगा और हम टॉल तो नहीं लेंगे, सिक्योरिटी फीस भी नहीं लेंगे, लेकिन सर्विस फीस जरूर लेंगे। तब उसका जो नाम एक सर्विस फीस रख दिया गया है, ये किस हद तक काबिल अमल? देखिए, मैं समझता हूँ कि दो इसमें चीजें हैं जिनको हमें देखने की जरूरत है। पहली चीज ये कि जोग्राफियाई तौर पे अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकता है किसी भी टाइम। इवन दो कि अगर वो ये भी कह दे कि जी ठीक है मैं कंट्रोल छोड़ देता हूं, आप आए जाएं, उसके बाद भी जिस वक्त चाहेगा वो उसको कंट्रोल कर सकता है। तो जोग्राफियाई तौर पे ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल कोई नहीं ले सकता। और ये हमने जंग में भी देखा कि बड़ी धमकियां, धोस, हर डिस्ट्रक्शन, अटैक, सब चीजें की गई, बयानात दिए गए पूरी दुनिया की तरफ से, खासतौर पे अमेरिका की तरफ से, वो टस से मस नहीं हुए और आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल में। तो वो जोग्राफियाई तौर पे, जोग्राफिकली उनको ये एडवांटेज हासिल है जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। तो सर मेरा देखिए, अगर जी बात मुकम्मल करें सर आप। जी, जोग्राफिकली अगर वो फायदा उठा सकते हैं तो ये तमाम अरब ममालिक को पता है कि हम ईरान से ये पावर नहीं ले सकते, और अगर ईरान बजिद है इस पावर पे तो हमें कोई बीच की राह निकालनी पड़ेगी। और आप देखें कि सऊदी अरब ने एक इजलास बुलाया है जिसमें तमाम खित्ते के ममालिक को जमा किया जा रहा है
और एक हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो रीजनल मामला हैं उन पे। तो अब उसमें से क्या निकलेगा? क्या ईरान उनको कायल कर पाएगा? क्या वो ईरान को कायल कर पाएंगे? ये देखने की जरूरत है। लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान का पलड़ा भारी है और कोई बीच की राह निकलेगी जिसमें मेरा ख्याल है कि गल्फ कंट्रीज भी ये एग्री कर जाएंगी, क्योंकि फिलहाल उनके पास कोई और चारा या ऑप्शन मौजूद नहीं है। एडमिरल साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये कि शाह के ज़माने के बाद ईरान किस हद तक तब्दील हुआ सबको मालूम है, लेकिन सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद मुज्तबा खामनाई के दौर में ईरान किस हद तक तब्दील होगा? बुनियादी फ़र्क अगर आप कोई देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? देखिए यासिर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लें आप, छोटी बड़ी किसी भी मुल्क को छोड़ दें, ऑर्गेनाइजेशन को ले लें, एक पुलिया है कि जब भी फ्रेश ब्लड आता है, यंग ब्लड आता है, वो नए आइडियाज लेकर आता है और वो पुराने निज़ाम में तब्दीली लाना चाहते हैं और उस निज़ाम को जो करंट एनवायरनमेंट है उसके साथ हम आहंग करना चाहते हैं, सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि मुज्तबा खामनेई, जिनकी उम्र तकरीबन 55-56 साल है, वो अब एक फ्रेश ब्लड के तौर पे देखे जा रहे हैं, क्योंकि खामनेई साहब तकरीबन 87-88 साल के थे और वो एक स्टेटस को लेकर चल रहे थे। लेकिन मुश्तबा उनके जाते ही आप देखें कि ईरान ने एक बहुत जारहाना जवाब दिया है दुनिया की 2 बेस्ट मिलिट्रीज को। तो ईरान बहुत इम्बोल्डन हो गया और ये इम्बोल्डन ईरान आप देख रहे हैं कि उसके असरात आपको अभी भी नजर आ रहे हैं। लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो नहीं छोड़ने पे तैयार हैं। मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे उन्होंने बात नहीं करनी थी, वो नहीं कर रहे हैं। अब तो ट्रंप साहब भी उनको डिफेंड कर रहे हैं कि इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम होना चाहिए अगर बाकी मुल्कों के पास है तो। और जो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है जो कि डेमोलिशन के नीचे है, डेमोलिश्ड जगहों के नीचे, उसको वो हाथ नहीं लगाने देना चाह रहे, तो वो नहीं लगाने देंगे। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा सख्ती आ जाएगी, पुख्तगी आ जाएगी ईरान के स्टांस में, क्योंकि वो अब एक जंग से भी गुजर आए हैं, नई लीडरशिप भी आ गई है, यानी नए तजुर्बात कर लिए और उन्हीं तजुर्बात की रोशनी में ज्यादा पुख्तगी और ज्यादा संजीदगी जो है उनके मिजाजों के अंदर नुमाया दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, गजा में जंग के एक तवील और थका देने वाले मरहले के दौरान एक नई और नुमाया सियासी पेशरफ्त हुई है और हमास फलस्तीन में अपनी 2 दहाइयों पर मुहीत हुक्मरानी के ढांचे में तब्दीली की जानिब बढ़ रही है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में तंजीम ने गजा में अपनी हुकूमत तहलील कर दी है ताकि गजा बोर्ड की निगरानी में एक नई इंतजामी कमेटी के लिए रास्ता हमवार किया जा सके जो फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी और जंग के बाद के अबूरी दौर में मामलात संभालने की जिम्मेदार होगी। हमास का गजा की पट्टी पर कंट्रोल 2007 से जारी है, जब उसने फलस्तीनी हरीफ तंजीम फतह से कंट्रोल छीन लिया था। हमास के मुताबिक उसके हालिया इकदाम का मकसद नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा के इक्तदार के लिए राह हमवार करना है, जो अभी तक अमली तौर पर कायम नहीं हो सका। एक रिपोर्ट ये बताती है कि इस कमेटी के अरकान ने हाल ही में कब्रुस में मुतअद्दिद इजलास किए, जिनमें गजा में इंसानी मुश्किलात कम करने और आइंदा इंतजामी ढांचे की तश्कील पर गौर किया गया। लेकिन इक्तदार की मुंतकली के अमल में सबसे बड़ी रुकावट इजरायली जारहियत और हमास का हथियार न डालने का फैसला है। दूसरी जानिब मुज़ाकरात का अमल भी तात्तुल का शिकार है। हमास ने अपनी हिकमत अमली के तहत वक्त हासिल करने का फैसला किया क्योंकि उसे यकीन है कि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू भी दाखिली सियासी दबाव और खास तौर पे आइंदा इंतखाबात के बायस किसी भी बड़ी पेशरफ्त से गुरेज कर रहे हैं। हमास का अंदाजा है कि गजा के मामले पर कोई भी रियायत इजरायली क़यादत के लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसीलिए दोनों फरीक बिलवास्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त की बजाय वक्त हासिल करने को तरजीह दे रहे हैं। इलाकाई सालसी करने वाले ममालिक मिस्र, कतर और तुर्किया के सिफारतकार भी ये निशानदही कर चुके हैं कि हमास मुज़ाकरात को तूल देने की कोशिश कर रही है, जबकि इजराइल पर यह इल्जाम भी आयद किया जा रहा है कि उसने अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के इब्तदाई मरहले की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया, जिससे बदएतमादी मजीद बढ़ी। मैदान जंग में भी सूरत हाल तेजी से बदल रही है। इजरायली फौज ने गजा में अपनी कार्रवाइयों के दौरान जेरे कंट्रोल इलाके को बतदरीज बढ़ाते हुए कम से कम 60% तक पहुंचा दिया, जबकि जंगबंदी के आगाज पर यह तनासुब तकरीबन 53% था।
इजरायली क़यादत इस दायरेकार को मजीद वसअत देने का इंदिया दे चुकी है और हदफ 70% तक कंट्रोल हासिल करना बताया जा रहा है। बाकी मानदा इलाकों में हमास अब भी अमलन हुक्मरानी कर रही है, हालांकि जंग ने उसकी साख्त और सलाहियत को शदीद मुतासिर किया। अमरीकी मंसूबे के मुताबिक गजा से मुकम्मल इजरायली इनखला उसी वक्त मुमकिन होगा जब तक यह तस्दीक नहीं हो जाती कि हमास हथियार डाल चुके हैं। यही शर्त मुज़ाकरात में मौजूदा तात्तुल की वजह बन रही है, क्योंकि हमास हथियार डालने पर तैयार नहीं और इजराइल के लिए यह शर्त मनवाना गैर मामूली तौर पर अहम है। गजा बोर्ड ऑफ पीस ने भी यह कहा है कि तमाम हथियारों का कंट्रोल गजा टेक्नोक्रेटिक कमेटी के पास होना चाहिए। इस तमाम तर दबाव के बावजूद एक रिपोर्ट यह बताती है कि हमास अपने जेर असर इलाकों में कंट्रोल बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है और यह सूरत हाल इस बात की निशानदही करती है कि बज़ाहिर इंतजामी तब्दीलियों के बावजूद जमीनी हकीकत में ताकत का तवाजुन अब भी मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हुआ। यह जंग अक्टूबर 2023 में हमास के इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुई, जिसके बाद इजराइल के फलस्तीन पर हमलों में 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चे और खवातीन की थी। इजराइल की बदतरीन जारहियत ने न सिर्फ गजा की जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल को तब्दील किया, बल्कि खत्ते में ताकत की सियासत भी तब्दीली के अमल से दो चार है, जिसने इजराइल के जारहाना अज़ाइम न सिर्फ एक बार फिर वाजे किए बल्कि गजा के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा दिया। नाज़रीन, हमास की इसी सियासी हिकमत अमली पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, बड़ा अरसा गुजर चुका, हमें ये मालूम पड़ा कि 53% रकबे के ऊपर जो कब्जा इजराइल ने किया हुआ था वो बड़ा और 60% तक पहुंच गया। हमें यह भी मालूम पड़ा कि जंग के बाद जो गजा पीस बोर्ड बना था उसके कोई नताइज ना निकल सके। हमें यह भी मालूम पड़ा कि हमास किसी हद तक असलहा ना फेंकने के ऊपर जो है वो अड़ी हुई है। हमें यह भी मालूम पड़ा कि हमास फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ जो है वो कोलैबोरेशन नहीं करना चाह रही। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि हमास ने टेक्नोक्रेट सेटअप का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया और उन्होंने अपने आप को रिजर्वेशन के मॉड के अंदर ले जाने का फैसला कर लिया है। तो इन दिनों के अंदर बदलाव किस चीज में आया? देखिए यासिर भाई, मैं समझता हूं कि दुनिया में जितने भी ह्यूमन राइट्स में यकीन रखने वाले लोग हैं, बल्कि इंसानियत के कोर्स पे जो बिलीव करते हैं, वो ये समझते हैं कि इसराइल के जो इक़दामात हैं गजा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर वो ऐसे हैं कि जिनको किसी अंदाज में भी जस्टिफाई नहीं किया सकता, वो कंडेमेबल हैं। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, कुछ लोग समझते हैं कि जो फ़लस्तीनी अवाम की जो प्लाइट है उसकी एक वजह ये भी है कि डिवीज़न है वहाँ पे। एक PLO है, जो पैलेस्टीन PLA है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है PA उसको कहा जाता है, और दूसरी जो है वो हमास को। कि कुछ अर्सा पहले जब आपको याद होगा में उनकी किसी हद तक पजीराई मिली उनको, तो कुछ हिस्से पे वेस्ट बैंक पे एक ने कंट्रोल हासिल किया हुआ है और दूसरी जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है जिसको कहा जाता है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ही है। दुनिया में भी आप देखें जितने भी ममालिक है बशमूल पाकिस्तान और तमाम ममालिक, उनकी जो रिलेशनशिप है वो भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही है जो कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी है। लेकिन हमास उनकी अथॉरिटी को मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये जो इंटरनल डिवीजन रही है फ़लस्तीनियों के अंदर, इसकी वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है फ़लस्तीनियों की कॉज को। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी डिवीजन का फायदा उठाते हुए, फिर देखें आप कहीं पे भी डिवीजन जब होती है तो आप देखते हैं कि जो आपके डिट्रैक्टर्स हैं, आपके दुश्मन हैं, वो उसका फायदा उठाते हैं। तो नतीजे में अब बहुत तवील मुज़ाकरात और डिस्कशंस के बाद बोर्ड ऑफ पीस आपने कहा कि वो नहीं हुआ, लेकिन मेरी नज़र में उसी की एक नई एक डेवलपमेंट है, एवोल्यूशन है कि अमेरिका ने जो है इस खित्ते के अंदर भी अमन की बात की। लेबनान की जब आप बात करते हैं वहां पे भी ये कनेक्टेड है किसी ना किसी तरह से। तो मैं तो इसको मुस्बत अंदाज में देख रहा हूं कि आई होप कि कॉमन सेंस प्रिवेल हुई है कि देखिए मिलिटेंसी किसी भी मसले का हल नहीं है। ये बहस आप कहीं पे भी लेके, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। मैं जब एक स्टूडेंट था बरतानिया में, तो वहां पे एक इस तरह की मूवमेंट थी, IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, उन्होंने अपना नाम रखा हुआ था। वो आयरलैंड के हवाले से उनका एक मौक़िफ़ था, वो समझते थे कि, और वहां पे भी रिलीजियस डायमेंशन था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का। तो उन्होंने जो है वो उसको काफी हद तक स्ट्रगल किया, यहां तक कि यासिर भाई आपको हैरानगी होगी कि बरतानिया जैसे फ्री कंट्री के अंदर उनके जो रहनुमा थे, जब वो बात करते थे तो उनकी आवाज के ऊपर पाबंदी थी, यानी एक एक्टर की आवाज वहां पे लगाई जाती थी BBC के अंदर, और ये एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी थी। लेकिन अब हम देखा कि उनकी वो जो स्ट्रगल थी, एक बहुत अरसे के बाद उन्होंने उसको छोड़ा और फिर उन्होंने एक पॉलिटिकल जो है वो स्ट्रेटजी इख्तियार की और अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था शिन फेन, और फिर आज वो बरसर इक़्तिदार हैं। तो मैं समझता हूं कि कहीं पे भी जो मिलिटेंट स्ट्रगल होती है वो अल्टीमेटली आपका मसला हल नहीं कर पाती। आप मजबूरन
हथियार उठाते हैं। लेकिन अगर आपको एक रास्ता मिल रहा है कि आप हथियारों को छोड़ के एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन जाएं, तो मैं तो उसको एक खुश आइंद और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देख रहा हूं। लेकिन मेरा एक सवाल मलिक साहब ये है कि आप ये देखिए सेटअप ये बनात जो है वो कब हुई? उसके बाद हमने ये देखा कि बड़े बड़े सरमायादार जो हैं वो चाहे जैरेड कुशनर के रूप के अंदर हों या टोनी ब्लेयर का नाम हो या बड़े बड़े लैंडमार्क जो नाम रखने वाले लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हों, उन्होंने बिलियन डॉलर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की, गज़ा को मॉडल सिटी बनाने की बात की, गज़ा के अंदर इब्तदाई तौर पे अरब ममालिक ने पैसा लगाने की बात की, लेकिन सिंगल पेनी अभी तक नहीं लगी। उसका कोई टाइम फ्रेम है या एक ओपन एंडेड वक्त रख दिया गया है कि जब दिल चाहा, जब दोनों तरफ से मुज़ाकरात पे हामी फरीकैन हो गए तो तब जाके ये सरमायाकारी होगी, या फिर वो एक ख्वाब था जो दिखाया गया है, उस ख्वाब की इब्तदा छोटे छोटे कदमों से होगी, वो पाया तकमील तक के सूरत में पहुंचता ही एक अलग महाज होगा? जी, एक ख्वाब तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ एक विजन जरूर है, एक ऐसी एक तस्वुर है, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, आप री इमेजिन कर रहे हैं उस इलाके को। और बहुत बड़े जो दुनिया में थिंकर्स हैं या जो इस किस्म के डिसीजन मेकर्स हैं वो ये समझते हैं कि बहुत सारे ममालिक में जहाँ पे भी आपको कहीं पे इस किस्म की मिलिटेंसी नजर आती है, अगर आप उसकी ग्रास रूट्स में जाएं तो उसकी जो रूट्स हैं वहाँ पे आपको इकोनॉमिक डेप्रिवेशन नजर आती है। अगर एक खित्ते के अंदर प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, वहाँ की यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज हो, एम्प्लॉयमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप की, उनको अगर आप मौके फराहम करें कि वो अपनी जिंदगी के अंदर बजाय हथियार उठाने के वो कलम उठा सकें या कंप्यूटर उठा सकें, वो एआई में जा सकें, वो रोबोटिक्स में जा सकें, वो अपने आप को इकोनॉमिकली इंपावर कर सकें, तो हो सकता है कि वो जंग का रास्ता छोड़ दें। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, मैं नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, लेकिन ये एक सोच है, एक नुक्ता नजर है। और वो जैरेड कुशनर हो या कोई भी हो, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ममालिक के अंदर या कुछ खित्तों में अंदर जब डिस्प्यूट को आप सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू सामने आते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप इस खित्ते में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी करेंगे वो तभी मुमकिन है जब यहाँ पे सीज फायर होगा, सेटलमेंट होगी, पैलेस्टीनियंस के अंदर जो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी है उनकी, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उसके जेर असर आएगा पूरा खित्ता, दो उसके धड़े नहीं होंगे, वहां पे भी यूनिटी होगी, तो फिर आप इस स्टेबिलिटी के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि उस डायरेक्शन में ये कदम जरूर बढ़ रहे हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि एक शराब है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, एक विजन है, एक लेकिन मलिक साहब बसाद एहतराम मेरा सवाल ये है कि आप ये देखिए कि असैसिनेशन किस किस की हुई, किस किस तरीके से हुई। इस्माइल हनिया को देख लें, मोहम्मद सिनवार को देख लें, याहिया सिनवार को देख लें, फिर ऐसे बहुत से लोग जिन्हें ज़िंदगी भर बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, उनके तर्जुमान अबू उबैदा को देख लें, जिन्हें बहुत सारे लोगों ने देखा भी लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये तर्जुमान है। ये सारे लोग एक तरफ, वो लोग जो इजरायली जेलों के अंदर कैद हैं और इस मुआहिदे के तहत उन्होंने वहाँ से रिहाई पाना थी, और कुछ लोगों के बारे में इजराइल का ये मुकदमा था कि ये लोग गज़ा के अंदर नहीं रहेंगे, किसी तीसरे मुल्क ने भेजा जाएगा, ये वहाँ पे जाके ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर कभी असलहा उठाने की बात नहीं करेंगे। उन लोगों की भी रिहाई अमल में नहीं आई। फिर 53% इलाके के ऊपर कब्जा था, वो बढ़ते बढ़ते 60 पे हो गया, और अब 70 का ख्वाब इजराइल के जहनों के अंदर है। तो फिर इसकी एश्योरिटी कौन देगा कि इजराइल जो है उसको रोका जा सकता है, लोगों की रिहाइयां अमल में आ सकती हैं, उसके तौसीफ पसंदाना अज़ाइम जो हैं वो मांद पड़ सकते हैं और वो अपने इलाके में वापस जा सकता है? यासिर साहब, बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है। मैं समझता हूं कि इसको फेज वाइज मुमकिन होगा। ये देखिए, जो लोग पाबंद सलासल हैं वो किस वजह से हैं इस पे तो हम बहस नहीं करेंगे, बिकॉज एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन अब अगर वो किसी वजह से वहां हैं तो ऑफ कोर्स जिस किसी ने भी उसको वहां रखा हुआ है, उनके नतीजे में, उनकी नुक्ते नजर के मुताबिक वो उनके लिए कोई थ्रेट पोज करते होंगे तब वो वहां पे गए हैं। अब एक बहुत फेमस बात है, कहा जा रहा है कि एक शख्स का जो फ्रीडम फाइटर होता है वो दूसरे का टेररिस्ट होता है। तो ये तो एक नुक्ता नजर का फर्क है किस तरह से उसको वो देखते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, इन मामलात को हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि फलस्तीनियों के अंदर इत्तेहाद हो। ये जो दो धड़े इस वक्त हैं, एक हमास, एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, इनको तो यूनाइट होने के लिए अगर एक रास्ता फराहम हो रहा है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए।
पहला स्टेप ये होगा। इसके बाद जो बाकी मामला हैं उन पे भी बात की जा सकेगी, लेकिन वो कहा जाता है कि जब इससे पहले कि आप भागना सीखें, पहले आपको वॉक करना सीखना होता है। तो देयर आर स्मॉल स्टेप्स डेफिनेटली, बट इन द राइट डायरेक्शन। मेरी नजर में किसी भी ऐसे इशू को जहां पे रिजॉल्व करने के लिए आप चाहते हैं, तो आपने कुछ इनोवेटिव करना होता है, आपको बॉक्स से बाहर निकल के सोचना पड़ता है। और ये जो पीस बोर्ड की बात की जाती है, गाजा रिकंस्ट्रक्शन की बात की जाती है, हम उसको इसलिए मुस्तरद नहीं कर सकते कि इसको तजवीज करने वाले लोग जो हैं वो उनसे हमें कोई इख्तलाफ है। हो सकता है उसमें कुछ रिजर्वेशंस हो भी हमारी, लेकिन उसके अलावा दूसरा रास्ता क्या है? जंग करते रहेंगे पूरी, अभी इतने अरसे में जो स्ट्रगल हुई है, उसके बाद आप दो हिस्सों में अगर डिवाइड रहेंगे तो कैसे पैलेस्टीनियन आज़ादी जो है वो मुमकिन होगी अगर वो आपस में इत्तेहाद नहीं होगा। तो अगर इत्तेहाद हो जाता है तो ये तो अच्छी बात है। मलिक साहब, अगर गजा पीस बोर्ड को देखें तो दो रियासती हल के हवाले से आपको मुस्तकबिल में दिखाई देता है कि इजराइल जो है वो उसके ऊपर पाबंद हो जाए, या अमेरिका जो है वो अपना सिफारत खाना जो है वो इजराइल मुंतकिल कर ले? देखिए, जो दो रियासती हल जिसको टू स्टेट सोल्यूशन कहते हैं, ओस्लो अकॉर्ड के बाद एक तजवीज सामने आई थी, और उसके नतीजे में हमने देखा कि ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये उसी ओस्लो अकॉर्ड की वजह से हुई थी। लेकिन ऑब्वियसली उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई और हमने देखा कि इसराइल ने तजावुजात कर दी ऐसे इलाकों में जहां पे उसको हक नहीं था आने का। तो यकीनन इसको परवान चढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि इसराइल भी उन बाउंड्रीज के अंदर आ जाए जो बाउंड्रीज उस टू स्टेट सोल्यूशन के अंदर तय की गई थी, उनका तयन कर दिया गया था। उससे तजावुजात करना नाजायज है, अनएक्सेप्टेबल है, उसको पीछे हटना जरूरी है उस हवाले से। लेकिन इस हवाले से जो रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, या हजबुल्ला है या हमास है, उनको भी अपने नुक्ता नजर में तब्दीली लेके आनी पड़ेगी। देखिए, आर्म स्ट्रगल का एक वक्त होता है, लेकिन देखिए अगर आप दुनिया में देखें, नेल्सन मंडेला की एग्जाम्पल है। एक जमाने में उनको कहते थे कि वो टेररिस्ट है, लेकिन अल्टीमेटली उनको नोबेल का पीस प्राइज मिला। वो भी इस वजह से मिला कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन गए। साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने रेजिस्ट किया अपार्थाइड के खिलाफ, और फिर हमने देखा कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने। इतने अरसा जेल में गुजारने के बावजूद उसके बाद फिर वो पॉलिटिकल प्रोसेस से इक़्तिदार में आए। तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस आपके सामने आता है जो आपको एक रास्ता फराहम करता है कि आप हथियारों को छोड़ दें, आप पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन के अपनी जो हुकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करें और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनके हालात को बेहतर करें, तो मैं उसको एक मुस्बत पेशरफ देखता हूं। यकीनन एक स्मॉल स्टेप है, एक पहला अच्छा, कदम है। इसका मुस्तकबिल क्या होगा? मलिक साहब, आपने इब्तदा के अंदर ये बात की कि ये लेबनान के साथ भी जुड़ा हुआ मामला है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमास जो है वो इजरायली इकदामात को तस्लीम कर ले और हिजबुल्लाह जो है वो अपनी जंग लड़ती रहे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमास तस्लीम कर ले और यमनी हूती जो उनके हमदर्दाना बन के इजराइल के ऊपर मिज़ल फायर करते रहे वो भी खामोश बैठे रहें, या वो अपनी जंग चलते रहें। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इन तमाम महाजों पे ये सारे खामोश हो जाएं और ईरान अपनी जंग लड़ता रहे। तो क्या इसे बड़े कैनवस के ऊपर देखना चाहिए और हम ये समझें कि तमाम महाजों के ऊपर जो जंग बंदी है वो उसी बुनियादी MOU का नतीजा है जो MOU इन सब के दरमियान हुआ और जिसकी गारंटी पाकिस्तान ने दी, और उसी के तहत तमाम महाज जो हैं वो रफ्ता रफ्ता खामोश हो रहे हैं? बिल्कुल, आपने एंड में बिल्कुल सही कहा है यासिर भाई। तमाम मामला जिन पे आप जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, और मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने पहले भी आपके इस प्रोग्राम में, मुझे जब आपने मौका दिया तो मैंने आपके सामने अर्ज यही की थी कि ये जो एक पेंडोरास बॉक्स खुला था इस जंग के बाद, इस हमले के बाद, अमेरिकन हमले के बाद, उसने बहुत सारे ऐसे सवालों को जन्म दिया है जो कि जिनको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तो एक लास्टिंग पीस इस खित्ते में मुमकिन नहीं होगा। देखिए, MOU ईरान के साथ है, उसके अंदर भी लेबनान का जिक्र है, लेकिन लेबनान के अंदर जब हम आते हैं तो वहां पे मसले का हल तलाश करने के लिए भी हमें सफारतकारी और डिप्लोमेसी के जरिए ही उसका रास्ता तलाश करना पड़ेगा। देखिए, वहां पर आपने जिक्र किया जो हिजबुल्लाह का, तो लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो अगर इजराइल के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेती है, जिसके नतीजे में इजराइल भी पुल बैक करता है और जो हिजबुल्लाह है वो भी आर्म स्ट्रगल छोड़ देती है और मामलात को हल कर सकते हैं एक मुज़ाकरात के जरिए, तो मैं तो समझता हूं इस खित्ते के अंदर इन तमाम सब्जेक्ट्स पे इसको सॉल्व करने के लिए यही एक रास्ता है। इसके अलावा तो जो जंग का रास्ता है, और जंग का रास्ता करके ईरान ने भी देखा, हिजबुल्लाह ने भी देखा, हमास ने भी देखा, और मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स रखी हैं, साउथ अफ्रीका की एग्जाम्पल रखी जो भी एक अपार्थाइड के
खिलाफ स्ट्रगल थी। मैंने आपके सामने आयरलैंड की एग्जांपल रखी, जो कि रीसेंट पास्ट में हमने देखा कि एक आम स्ट्रगल थी, वो पॉलिटिकल स्ट्रगल में तब्दील हुई और फिर वो लोग बरसर इक़्तिदार आए, आज उनके मुल्क में बेहतरी हुई है। तो हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो यही कहती हैं कि आपका जो अगर आपने अपने मुल्क के अंदर या अपने अवाम की बेहतरी के लिए कुछ काम करना है तो आपको फिर आम स्ट्रगल छोड़ के पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा, और उसका अगर रास्ता इस एमओयू के नतीजे में या इसके अंदर इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के नतीजे छोड़ में के सियासी जदोजहद का आगाज करना पड़ेगा और उसी से जो है बेहतर नताइज जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज पे बात कर रहे हैं, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगी। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तकरीबन निस्फ सदी गुजरने के बाद एक बार फिर अपनी बहरिया को मजबूत बना रहा है और 1971 के बाद पहली बार ऐसी सलाहियत हासिल करने जा रहा है जो उसे न सिर्फ अपनी साहिलों के दिफा तक महदूद रखे बल्कि दूर दराज समुद्री इलाकों में मुअस्सर मौजूदगी कायम करने के काबिल बनाए। और इस तब्दीली का मरकज एक जदीद हंगूर क्लास आबदूस है जो हाल ही में पाकिस्तान के बहरी बेड़े में शामिल की गई। चीन से हासिल की गई हंगूर क्लास आबदूस चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान पहुंची, जिसे अप्रैल में बाज़ाब्ता तौर पे बहरी बेड़े में शामिल किया गया और 11 जून को कराची बंदरगाह पर उसका शानदार इस्तेकबाल हुआ। ये सिर्फ एक आबदूस नहीं बल्कि पाकिस्तान की बहरी महाज पे बालादस्ती हासिल करने की जानिब एक अहम पेशरफ्त भी है। हंगूर आबदूस अपनी साख्त और टेक्नोलॉजी के एतबार से जदीद दौर की जरूरियात के मुताबिक डिजाइन की गई। इसकी लंबाई 76 मीटर और चौड़ाई 8.4 मीटर है, जबकि इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम नस्ब है जो इसे कई हफ्तों तक जेर आब रहने की सलाहियत फराहम करता है। इसका मतलब यह है कि आबदूस नजरों में आए बगैर खामोशी से कार्रवाई कर सकती है, जो किसी भी बहरी जंग में सबसे बड़ी बरतरी तस्वुर की जाती है। यही वजह है कि इसे गेम चेंजर करार दिया जा रहा है, क्योंकि यह पाकिस्तान की मशरकी बहरे हिंद तक मुस्तकिल मौजूदगी बरकरार रखने की अलामत है। यह पेशरफ्त उस वक्त मजीद अहम होती है जब खित्ते में कशीदगी पहले ही मौजूद है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज तक जारी रहने वाली झड़पों ने रिवायती फौजी बरतरी के तस्वुर को हिला के रख दिया था। भारत की जानिब से सरहद पार फिजाई कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तान के मौसर रद्द अमल में चीनी साख्ता दिफाई निजाम का किरदार नुमाया रहा। इस तनाज़े के दौरान न सिर्फ भारतीय तैयारे तबाह हुए बल्कि बहरी महाज पर भी भारत की पेशकदमी महदूद रही और उसके जहाज कराची से सैकड़ों नॉटिकल माइल दूर रहने पर मजबूर रहे। इस पूरे मंजरनामे में अब हंगूर क्लास की आबदोजें पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने में फैसला कुन किरदार अदा कर सकती हैं। भारत के पास अगरचे तादाद में ज्यादा आबदोजें हैं, लेकिन जेरे आब जंग में तादाद से ज्यादा अहमियत गैर यकीनी खतरे की होती है। एक आबदोज भी दुश्मन के पूरे बेड़े को मोहतात बना सकती है, क्योंकि जब तक उसका सुराग न लग जाए कोई भी बहरी जहाज खुद को महफूज तस्वर नहीं करता। ये वो नफ्सियाती और अमली दबाव है जो पाकिस्तान अब पैदा करने की पोजीशन में आ रहा है। सबसे अहम यह है कि यह मंसूबा सिर्फ एक आबदोज तक महदूद नहीं। पाकिस्तान मजमूई तौर पे 8 हंगूर क्लास आबदोजें हासिल करेगा, जिनमें से 4 चीन में और 4 पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की मुंतकली के तहत तैयार होंगी। यूं ना सिर्फ पाकिस्तान की बहरी कुव्वत में इजाफा होगा बल्कि मकामी दिफाई सनत को भी तकवीयत मिलेगी। माहिरीन के मुताबिक ये पूरा बेड़ा 2032 तक मुकम्मल हो सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान की जेरे आब जंगी सलाहियत कई गुना बढ़ जाएगी। हकीकत यह है कि भारत की बहरी ताकत अब भी बड़ी है, जिसमें तवील फासले तक निगरानी करने वाले तैयारे और आबदोज शिकन निजाम शामिल हैं, लेकिन भारत के बहरी बेड़े का बड़ा हिस्सा पुराना हो चुका है। ये वो खला है जिसे पुर करके पाकिस्तान बहरी महाज पर भी भारत पर बरतरी हासिल कर सकता है। दूसरी जानिब ये पेशरफ्त चीन के साथ दिफाई ताउन की एक वाज़ेह मिसाल भी है, जो खत्ते में तेजी से तब्दील होती स्ट्रेटेजिक तरजीहात की निशानदही करता है। चीन अगरचे इस ताउन को मामूल का दिफाई लेन देन करार देता है, लेकिन हकीकत यह है कि इसके असरात बहरे हिंद तक महसूस किए जाएंगे, जहां पहले ही बड़ी ताकतों की दिलचस्पी बढ़ रही है। पाकिस्तान ने यह आबदोजें खरीद कर यह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अब सिर्फ अपने साहिलों के दिफा तक महदूद नहीं बल्कि अहम समुद्री रास्तों की निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत भी हासिल कर रहा है। यूं पाकिस्तान ने फजाई और बर्री महाज के बाद अब बहरी महाज पर भी भारत पर नुमाया बरतरी हासिल कर ली। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया प्रेसिडेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब ने। एडमिरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एडमिरल साहब, हंगूर क्लास आबदोज का पाकिस्तान की बहरी ताकत के अंदर इजाफा होना और उसकी एक माजी की हैयत, माजी का पुरस्रार जो कारनामा है, उसकी भी एक लेगेसी का मौजूद होना, ये खित्ते में ताकत के तवाजुन के ऊपर किस हद तक असर डाल रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। मेरे ख्याल में अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान का जो एक वॉर का सिनेरियो हुआ है और उससे पहले मार्का हक हुआ,
तो इन दोनों के तनाजुर में अगर आप देखें तो हंगोर क्लास सबमरीन का इंडियन ओशन में आना ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर के तौर पे देखा जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे खित्ते में जिस तरह की वॉरफेयर है उसके अंदर सबमरीन्स का बहुत बड़ा रोल है। और हिस्टोरिकली भी आप देखें तो पाकिस्तान ने जब 65 वॉर थी उसके अंदर भी पहली सबमरीन जो गाजी हमने ली थी अमेरिका से, उसने बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास कोई सबमरीन, इंडिया के पास सबमरीन नहीं थी। तो जो उस वक्त इंडिया के अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसके अंदर तमाम शिप्स जो हैं वो इंडिया के अपने अपने हार्बर्स में ही रहे, वो बाहर नहीं निकले। ऑपरेशन सोमनाथ जो हुआ या उसके अंदर जो शिप्स ने यहाँ से किया, ये वो सारा उस चीज़ की। उसके बाद आगे चलें तो 1971 में जब हम आते हैं तो यहाँ पे भी हंगोर क्लास सबमरीन, उस वक्त जो हमारे पास डेफनी क्लास सबमरीन्स थी उसमें हंगोर ने जो काठियावाड़ कोस्ट के साथ इंडियन शिप को डुबोया, एक को कुकरी को और किरपान को जो डैमेज किया, तो वो भी एक तारीख का हिस्सा है। और ये जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पाकिस्तानी सबमरीन्स को ये एजाज़ हासिल हुआ। तो उस हवाले से पाकिस्तान का जो नई सबमरीन्स हमने चाइना से ले रहे हैं, जिसमें से पहली सबमरीन आ गई है और उसको हंगोर के नाम से मंसूब करना, ये अपने तई एक बहुत बड़ा एक मैसेज है इंडिया के लिए स्पेशली, कि अगर एग्रेशन होती है, जैसे कि मार्का हक के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो उसके नतायज बहुत सख्त होंगे इंडिया के लिए। और इसका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो जंग जदल की तरफ जाना चाहता है, बल्कि हमारा मोटिव यही होता है कि प्रिपेयर फॉर वॉर टू प्रिवेंट वॉर। तो ये हंगोर सबमरीन जो है ये एक डिटरेंस है हर उस एग्रेसर के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म जहरियत का उसके अज़ाइम है, या ये इस तरह की कोई हरकत करने की जसारत करने के लिए वो अपना प्लान बना। कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो सिस्टम है वो किसी भी सबमरीन को पानी के अंदर देर तक, कई हफ्तों तक रहने की सलाहियत फराहम करती है। अगर आम अजहान की बात की जाए तो उन्हें बहुत सारे सवालात आते हैं कि फिर ये अपना जो ऑक्सीजन लेवल है वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं, पानी के अंदर रहना किस हद तक कठिन जो है वो मरहला होता है, और फिर वो लोग जो इसके अंदर मौजूद होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे होती है, और एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो फाइटर जेट्स के अंदर मौजूद होती है, ये इसके अंदर कैसे होती है कि ये सैकड़ों नॉटिकल माइल से भी डिटेक्ट ना हो, करीब आके भी डिटेक्ट ना हो, ये अपने आप को बचाती किस तरीके से? देखिए, इसकी डिटेक्शन को हम पहले बात कर लेते हैं कि सबमरीन की डिटेक्शन के जो सिलसिले होते हैं वो दोनों ही तरह से किए जा सकते हैं। एक ये है कि रडार के जरिए, जो कि एयरक्राफ्ट के ऊपर होता है, उससे अगर उसको देखा जाए तो वो उसको पकड़ा जा सकता है। और दूसरा ये है कि जब वो पानी के नीचे होती है तो उससे जो आवाजें निकलती हैं, साउंड्स हैं, उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। या ये कि तीसरी चीज होती है, शिप्स के ऊपर सोनार्स लगे होते हैं जो साउंड की पानी के अंदर वो एनर्जी साउंड की फेंकते हैं, और उससे जो जो किसी भी मेटालिक पार्ट से टकरा के वापस आती है तो उससे उसको देखा जा सकता है। तो तीनों ही हवालों से हंगोर क्लास के अंदर जो है बहुत एक सुपीरियर क्लास की इसके अंदर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें कि ना ये जो है एयरक्राफ्ट से इसको आप देख सकते हैं, ना ही इसके अंदर जो है पानी के अंदर रहते हुए ये इसमें से कोई इस तरह की जो है जो साउंड वेव्स हैं वो नहीं जाती, क्योंकि उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि ये सारी बिल्कुल साइलेंट रहती है। और तीसरी चीज जो है, इसके ऊपर ऐसी कोटिंग की गई है, इसके बाहर टाइल्स ऐसी लगाई गई हैं कि जिसके ऊपर जो साउंड की वेव्स हैं वो जो है उससे टकरा के वापस नहीं जा सकती। तो ये तमाम हवालों से ये एक किस्म की आप कह लें कि समंदर के अंदर एक ब्लैक होल के तौर पे है जो नॉन डिटेक्टेबल है। ठीक। तो सर और दूसरा बात है जो उसको थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि समंदर जब इतना नीचे रहेगी तो ऑक्सीजन और ये कैसे मेंटेन होता है।
तो इसके अंदर ऐसे आलात लगे होते हैं जो कि ऑक्सीजन लेवल को, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल को, हाइड्रोजन को, इन तमाम चीजों को बड़े अच्छे तरीके से वो मेंटेन रखते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि सबमरीन के ऊपर जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट होती है। तो ये सारी चीजें ह्यूमन हैबिटेबिलिटी के हवाले से उसमें रखी जाती हैं। तीसरी चीज जो आपने कही कि जो लोग उस पे सर्व करते हैं, यकीनी तौर पे ये बड़ी एक अननेचुरल एनवायरनमेंट होती है जिसके अंदर जो क्रू है उसको ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी एक मोल्डिंग दी हुई है कि जब मुल्क के दिफा के लिए इस तरह की कुर्बानियां देनी पड़े तो क्रू जो है वो बहुत खुशी खुशी इन एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। सर एक और सवाल, ये बहुत सारी आबदोजें होती हैं जिनको जौहरी आबदोज कहा जाता है, कुछ गैर जौहरी आबदोजें होती हैं, कुछ आबदोजें जिनके फ्यूलिंग सिस्टम मुख्तलिफ होते हैं, कुछ जौहरी तवानाई पे चलती हैं, कुछ मुख्तलिफ तवानाई पे चलती हैं, कुछ को रीफ्यूलिंग के लिए फिर सरफेस के ऊपर आना पड़ता है। तो ये जो हंगूर क्लास हमने चाइना से ली है, इसकी सलाहियतें क्या हैं? अच्छा, इसको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो एक तो जैसे आपने कहा कि जौहरी सबमरीन है, तो जौहरी सबमरीन के अंदर भी दो क्लासेस होती हैं नॉर्मली। एक कहती है जिसको हम SSBNs कहते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करती हैं, और एक SSN होती हैं जो कि जिनका न्यूक्लियर प्रोपल्शन होता है लेकिन उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होते और वो वॉरफेयर में इस्तेमाल होती है। जो SSBNs हैं उनका जो प्रोपल्शन का निज़ाम है वो भी जौहरी होता है और उनके अंदर जौहरी हथियार भी होते हैं। जिस तरह इंडिया के पास इस वक्त 3 SSBNs हैं। दूसरे हवाले से जो बात की कि दूसरी कैटेगरी है कि जो कन्वेंशनल सबमरीन्स कहलाती हैं, तो कन्वेंशनल के अंदर एक सबमरीन्स है जो डीजल इलेक्ट्रिक है, जिनके अंदर आपने बिल्कुल सही कहा कि तकरीबन 24 घंटे से 30 घंटे के दरमियान उनको ऊपर आके अपने इंजन चला के ऊपर आने का मतलब ये है कि वो तकरीबन 14 मीटर या 15 मीटर नीचे पानी से रह के अपने मास्ट्स बाहर निकाल के अपने इंजन को चला के बैटरीज को चार्ज करती हैं। तो उनका जो प्रोपल्शन सिस्टम है बैटरीज पे है, तो बैटरी जैसे डिस्चार्ज होती है फिर उनको रिचार्ज करना पड़ता है। तो उस हवाले से ये उनकी एक वल्नरेबिलिटी होती है डिटेक्शन के लिए। ठीक। और जो गैर जौहरी सबमरीन में जो दूसरी कैटेगरी है वो हाइब्रिड कैटेगरी कहलाती है, जिसके अंदर ये है कि उसमें प्रोपल्शन सिस्टम अभी नए आ गए हैं जिनमें फ्यूल सेल्स हो सकते हैं, जिसमें स्टर्लिंग इंजन हो सकते हैं, और जिसमें मेस्मा टाइप के भी इंजन्स हैं जो कि हमारी पहले अगुस्ता सबमरीन पे मेस्मा सिस्टम्स लगे हुए हैं जो फ्रेंच हैं। और अभी जो हमने अंगोर क्लास सबमरीन ली है इसके ऊपर स्टर्लिंग इंजन्स हैं और ये इसको अंडर वाटर रहते हुए इंजन चला के बैटरीज को चार्ज करने की सलाहियत देते हैं। तो ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक ये पानी के अंदर रह सकती है और ये ऊपर ना भी आए तो उसकी वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि आपके पास गैर जौहरी सबमरीन होने के बावजूद आप उससे इफेक्ट तकरीबन जौहरी सबमरीन्स का ले लेते हैं। तो सर इसके अंदर किस किस्म के मिज़ल या कौन से मिज़ल या कितना वॉरहेड जो है उसको ले जाने की ताकत होती है, यानी कितना वजन उठाने की? देखें, आप इसमें चूंकि कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं कन्वेंशनल सबमरीन के ऊपर, और ये दोनों सबमरीन्स को जो न्यूक्लियर हैं कन्वेंशनल हैं इनको अलहदा इसलिए किया गया है और इनके प्रोटोकॉल्स भी अलहदा होते हैं ताकि आप जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो, जैसे आपको मालूम है कि ये एक डेटरेंस होती है। डेटरेंस का मतलब ये है कि उसकी वजह से उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ताकि वो उस वक्त तक होते हैं जब तक कि आपके पास एक किस्म की जो दुश्मन है उसको ये पैगाम होता है कि अगर आपने इस्तेमाल किया तो हम भी इस्तेमाल करेंगे, और उसके अंदर म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होती है, जिसका मतलब है कि दोनों ही ममालिक या उससे ज्यादा बड़ा नुकसान होने का एहतमाल होता है। तो उस वजह से उसका प्रोटोकॉल मुख्तलिफ होता है। लेकिन जो गैर जौहरी सबमरीन्स हैं जिन्हें कन्वेंशनल कहलाते हैं वो वॉर के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, और इसीलिए उसके ऊपर एंटी शिप मिसाइल भी होते हैं, लैंड अटैक मिसाइल्स भी होते हैं। जैसे कि हमारी अभी हंगोर क्लास है, इसके ऊपर बाबर 3 जो मिसाइल है तकरीबन
450 किलोमीटर का, वो एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइल के तौर पे भी उसमें कैपेबिलिटीज हैं। तो ये भी एक सी डिनाइल के ऊपर ये वेपन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि समंदर के ऊपर दुश्मन को हम वो एरियाज डिनाई करते हैं जिनके अंदर वहां से वो ऑपरेट कर सके। और यही चीज अभी आपने बड़ी ऐसे तरीके से देखी होगी कि जब ये मार्का हक हुआ तो सी की तरफ से इंडिया को जब ये उसे मालूम हुआ कि पाकिस्तान नेवी की सबमरीन्स जो है वो अपना एक जो है जाल बिछा के बैठी हुई हैं, तो वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ से दूर ले गए और उनके शिप्स हमारे करीब बिल्कुल नहीं आए। तो यही काम होता है सबमरीन्स का कि यही काम सबमरीन्स का है कि एरियाज ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना, डिटरेंस के उनसर को नुमाया रखना और पैगाम देना कि अगर तुम्हारी तरफ से जारहियत का उनसर यहाँ तक नुमाया हुआ तो फिर उसका जवाब जो है वो तुम्हारी बड़ी तबाही की सूरत में मिलेगा। बहुत शुक्रिया वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने